हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले जैसा कि हम लोग 9th 10th में पढ़ते हैं, डाल्टन्स मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन ने क्या कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बट हम लोग सब ये बात जानते हैं कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो ये बात उसका जो है गलत साबित हो गया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। ठीक है। और उन्होंने एक और बात कही थी कि जितने भी एलिमेंट है उसके सारे एटम सिमिलर होते हैं। तो ये भी गलत होगी जब आइसोटॉप्स और आइसोबार्स ये सब की डिस्कवरी हुई। तो इसमें हम लोग ये सब बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये सब 9th 10th में हम लोग ऑलरेडी पढ़े होते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब की डिस्कवरी के बाद जो है हम लोग एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं। एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल जो है वो जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम जो है एक सर्कुलर है और उसके अंदर जो है प्रोटॉन जो है पूरे में फैला हुआ स्प्रेड है। ठीक है। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा प्रोटॉन फैला हुआ है और इसमें जो है कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है इम्बेडेड है। ठीक है। इसलिए इसको जो है हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जैसे वाटरमेलन क्या होता है, पूरा उसके अंदर एक रेड सरफेस होता है, उसको उन्होंने कहा प्रोटॉन, पूरे में बिखरा हुआ है, और बीच में जो उसका जो सीड होता है उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। ऐसे उन्होंने एक एटम को इंडिकेट किया। उसके बाद जो है दूसरे साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था कि एक हीलियम पार्टिकल्स को, He+2 अल्फा पार्टिकल्स को जो है इन्होंने पास करवाया। किसके थ्रू? एक गोल्ड फॉइल के थ्रू। लेट्स सपोज दिस इज अ गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, और यहाँ पे इन्होंने एक स्क्रीन ली थी। ठीक है। और इसको जो है जिंक सल्फाइड से प्लेटिंग की थी। लेट्स सपोज ये जिंक सल्फाइड की प्लेटिंग है, और एक लीड प्लेट के थ्रू इन्होंने अल्फा रेज को पास करवाया था। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द लाइट जो था वो सीधा चला गया था, स्ट्रेट लाइन, और कुछ लाइट जो था वो डिफ्लेक्ट किया था। थोड़ी सी लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दिया। ठीक है, कुछ एंगल्स बनाते हुए। ठीक है। और लगभग 99.9% जो है वो सीधी चली गई थी, और कुछ जो है सम डिफ्लेक्टेड हुआ था, सम रेज डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग सम एंगल। ठीक है। और कुछ लाइट जो है वो लगभग 0.1% जो है वो इससे टकराकर सीधा वापस चला गया था। ठीक है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने बहुत सारे कंक्लूजन दिए। उसमें जो है पहला कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सॉरी मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि 99.9% जो है वो सीधा जो है चला गया, और कुछ रे जो है डिफ्लेक्ट किया। तो इससे क्या पता चला कि एटम का जो है ज्यादातर सरफेस जो है वो खाली है, ज्यादातर एरिया जो है खाली है। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या था? दूसरा उन्होंने क्या कहा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिचुएटेड है कहाँ? सेंटर पे, सिचुएटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस एट सेंटर। ठीक है। और उन्होंने उसको पॉजिटिव चार्ज क्यों कहा? क्योंकि He+2 रेज को इन्होंने पास करवाया था, और He+2 पॉजिटिव है, और जाहिर सी बात इससे जो डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कि टकरा कर वापस आया, तो जाहिर सी बात है बीच में जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उन्होंने उसका नाम दिया है न्यूक्लियस। ठीक है। इसलिए हम लोग इसको जो है क्या कहते हैं? रदरफोर्ड मॉडल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है। और तीसरी बात इन्होंने ये कहा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो निगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे होंगे। तो इन्होंने क्या कहा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। और चौथा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। अगर मान लो कि एटम का डायमीटर इसके ऑर्डर में 10⁻⁻8, तो न्यूक्लियस का ऑर्डर जो होगा वो लगभग 10⁻13 के ऑर्डर का होगा। मतलब इतना छोटा है एटम, जो इतना बड़ा है, और न्यूक्लियस इससे लगभग बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर इसका रेशियो देखें
तो 10⁻⁻8 बाई 10⁻⁻13 इक्वल टू लगभग आ जाएगा आपको 10⁻5 प्लस 5, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ एटम इक्वल टू 10⁵ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि इतना गुना ज़्यादा है, 10⁵ टाइम्स एटम जो है ज़्यादा है, ठीक है। और अगला पॉइंट उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है इन ए क्लोज्ड ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। जो कि बाद में इसका ये पॉइंट जो है गलत साबित हुआ था बोर्स मॉडल में। तो ये थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक था कि ये जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, ठीक है। और पहले लिख लेते हैं, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि दिस इज एन एटम, बीच में न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करता है, ठीक है। और मूव करेगा तो इसके पास जाहिर सी बात एक्सेलेरेशन होगी, वेलोसिटी होगा। तो बट मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि किसी भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स, कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो है वो रेडिएशन इमिट करता है, क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है और लॉस देयर एनर्जी, और अपनी एनर्जी लॉस करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, इसके पास एक्सेलेरेशन होगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, और रेडिएशन इमिट करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, तो एनर्जी लॉस करेगा तो ये जो है फाइनली जो है न्यूक्लियस में जाके कोलाइड कर जाना चाहिए। ये मूव करेगा, एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, एनर्जी जो है लॉस भी हो रही होगी, तो फाइनली न्यूक्लियस में जाके जो है कोलाइड कर जाएगा। तो ये मैक्सवेल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक था। मैक्सवेल क्या कहता है, एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल emits radiation and loss energy, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है ड्रॉबैक था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सका, ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एक व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म के थ्रू, लेट्स सपोज दिस इज अ व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म के थ्रू अगर पास करवाते हैं तो जो है एक पैटर्न दिखता है विबग्योर, 7 कलर का, हम लोग सब जानते हैं विबग्योर, ठीक है। और ये जो पैटर्न बैंड्स होती हैं वो कंटिन्यूअस होती है, जैसे मान लो रेड, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड का ये जो है बैंड दिखती है, और ये कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के होते हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग 2 तरह का स्पेक्ट्रम देखे थे, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। देखो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जब भी कोई लाइट, कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है, बेंड करता है। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे गिरेगा तो वो बेंड करेगा और क्या करेगा, एक बैंड बनाएगा 7 कलर का। और वो जो स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये दोनों को हम लोग समझे। लेट्स सपोज कोई हम एटॉमिक गैस लिए, लेट्स सपोज इसमें कुछ भी हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का हीट देकर एक्साइट कराएं, और एक्साइट करने के बाद जो इसमें रेडिएशन निकलेगी उसको हम लोग उसका जो बैंड बनाएंगे तो वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ का ही बनता है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ से क्या होगा, इसको हम एक्साइट कराएंगे और जो बैंड बनेगा वो स्पेक्ट्रम में क्या था, व्हाइट लाइट को हम लोग जो है पास करवा रहे थे प्रिज्म से, तो वो कंटिन्यूअस था, विबग्योर कंटिन्यूअस था, लेकिन यहाँ पर जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, कुछ ही कलर का जो है बैंड आपको दिखेगा। लेट्स सपोज अगर मान लिया हम यहाँ पे ब्लू है तो ग्रीन देखा और कुछ नहीं दिखा, बीच में इस तरह से यहाँ पे बैंड बनता है, किसमें, तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है इसको हम लोग कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। बट अगर मान लूँ कि मैं व्हाइट लाइट को इस एटॉमिक गैस से पास करवाएं, ठीक है, पास करवाने के बाद जो हम बैंड मिली, लेट्स सपोज व्हाइट लाइट हम इस गैस के थ्रू पास करवाएं और उसके बाद जो है प्रिज्म से पास करवाएं, तो हमें जो बैंड मिली वो एक अजीब सी बात है कि यहाँ पे क्या मिला, जो कलर यहाँ पे शो हुआ था वो यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट, इमिशन स्पेक्ट्रम का जस्ट अपोजिट जो है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है। जो कलर यहाँ शो हो रहा था वो यहाँ शो नहीं हो रहा था, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे येलो दिखा, रेड दिखा, कुछ इस तरह से दिखा, ठीक है। जो यहाँ दिख रहा था वो यहाँ नहीं दिख रहा था, ठीक है, वो गायब हो जाता है। तो ये था पहला था इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमारे सिलेबस में जो है इमिशन स्पेक्ट्रम है और इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि लेट्स सपोज हम एक हाइड्रोजन गैस लिए, ये ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस है मान लो,
और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन किए, ठीक है। इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कब आए, हाइड्रोजन गैस का, किस पे, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे। तो एक ब्लूइश लाइट मिलेगी, क्या मिलेगी, ब्लूइश लाइट यहाँ से निकलेगी, इमिट करेगी। और इस लाइट को हम लोग अगर मान लो प्रिज्म के थ्रू पास करवाएं, प्रिज्म से पास कराएं, तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइन। और सारे स्पेक्ट्रल लाइंस को हमें क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। और ये सारे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग वेवलेंथ के डिफरेंस, सारे वेवलेंथ के बेसिस पे हम लोग जो है उसको अलग अलग रीजन में रखा है। कुछ विजिबल रीजन में होंगे, कुछ जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में होंगे, कुछ इंफ्रारेड रीजन पे होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले हाइड्रोजन गैस लिए, हाइड्रोजन गैस को हम लोग एक्साइट करवाएं, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन देकर लो प्रेशर पे एक ब्लूइश लाइट इमिट होगा, उसको हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास कराएंगे, तो हमें जो है स्पेक्ट्रल लाइंस दिखने को मिलेगी, ठीक है। और स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग जो है इसके वेवलेंथ के बेसिस पे हम लोग कई ग्रुप में इसको क्लासीफाई किए हैं। विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में होंगे, कुछ जो है इंफ्रारेड रीजन में होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या 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 सीखा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया था, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा था, एक हाइड्रोजन गैस लिए थे और उसको हम लोग एक्साइट किए थे, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन दिए थे, और वहाँ से जो है एक ब्लूइश लाइट निकली थी, उसको हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास करवाए थे। और प्रिज्म के थ्रू पास करवाने से हमें एक स्पेक्ट्रल लाइंस दिखने को मिली, ठीक है। और उस सारे स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ जो है डिफरेंट होगी, और उस डिफरेंट कोई विजिबल रेंज में होगी, कोई जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी, कोई इंफ्रारेड रीजन में होगी। और इस सारे लाइंस को हम लोग डिफरेंट सीरीज में ग्रुप किया गया है। और वो डिफरेंट सीरीज क्या क्या है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है, पास्चन सीरीज, इस तरह से है। तो लेट सपोज, अगर मैं इस सारी चीज़ को समझूं, तो लेट सपोज कि दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और ये लेट सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है, ठीक है। लेट सपोज ये सिक्स्थ ऑर्बिट है, मान लो, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हम लोग सब जानते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, ऑलरेडी अपने अपने ऑर्बिट्स पे होंगे। तो इसको हम लोग नाम देते हैं N1, N2 और N3, N4 और N5, और लेट सपोज ये है N6, ठीक है। तो मान लो कि इस फर्स्ट सेल के ऑर्बिट को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दिए, इसको एनर्जी मिली और ये जो है जंप करके चली गई सिक्स सेल पे, यहाँ पे चली, मान लो यहाँ पे चली गई, ठीक है। और ये जो है एटम की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि वो फिर से दोबारा जो है इसको एनर्जी मिली, एक्साइट करके चले गए यहाँ, एनर्जी इसकी मतलब खत्म होने के बाद ये फिर जो है अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे इसको एनर्जी मिली, चली गई यहाँ पे सिक्स सेल पे, ठीक है। और ये फिर जो है वापस आएगी कहाँ, अपने फर्स्ट सेल पे, ठीक है। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो एनर्जी ज़्यादा मिली तो कहाँ गई, सिक्स सेल पे। अगर मान लो उससे थोड़ा कम मिली तो यहाँ पे चली गई, कहाँ गई, N5 पे, पाँचवें शेल पे, और फिर से अपने ग्राउंड स्टेट पे, यहाँ पे थी वहाँ पे आ गई। अगर मान लो कि एनर्जी मिली और चली गई यहाँ, फिर से अपने यहाँ आएगी, यहाँ मिली, फिर से यहाँ आएगी, फिर से यहाँ आएगी। तो ये इस तरह का जो है ये सीरीज बनी, इसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोले, इसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। और ये कहाँ लाई करता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। अब मान लो कि ऑलरेडी जो है, मान लो इलेक्ट्रॉन मान लो सेकंड सेल में पहले से है, ठीक है। अब उसको इलेक्ट्रॉन दिए और वो जंप करके चली गई सिक्स सेल में, इसी तरह। और वो फिर क्या आ गई, फिर खुद अपने जहाँ पे थी नॉर्मल स्टेट में आएगी। मान लो एनर्जी हम लोग उसको थोड़ा कम मिली तो कहाँ गई, यहाँ गई, इसी तरह से फिर कहाँ आएगी, अपने ओरिजिनल स्टेट पे, फिर इस तरह यहाँ आएगी, फिर इस तरह यहाँ आएगी। इसको हम लोग कहते हैं बाल्मर सीरीज। क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। और ये कहाँ लाई करती है, ये जो है विजिबल रेंज में। तो मैं इसका अगर मैं समरी निकालूं तो हमारे पास टोटल कितने सीरीज हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री। तो ये सारे जो है सीरीज है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री, ठीक है। तो हम लोग ने कई तरीके की सीरीज देख लिए थे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री, ठीक है। ये जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, ठीक है। और इसका जो नंबर ऑफ N1 जो है वो 1 है, पहले इलेक्ट्रॉन पे होगी। लाइमन सीरीज में जो है N1 जो है 1 पहले ऑर्बिट लेते हैं, पहला सेल, और N2 जो है दूसरा सेल लेते हैं, और दूसरा से जो है इन्फिनिटी तक जा सकता है। अगर एनर्जी मिली, पहले तो ये कहाँ होगी, N1 पे होगी, एनर्जी मिली तो 2 पे जा सकती है, 2 से 3 पे, 4 पे, इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। इसी तरह बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रेंज में होती है, विजिबल रेंज में,
विजिबल रेंज में होती है। और इसका जो N1 है 2 है, ये ऑलरेडी जो है सेकंड ऑर्बिट पे होगी, इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड ऑर्बिट पे होगी, ठीक है। और N2 जो है इसमें लेंगे 3 तक जा सकती है। इसको एनर्जी मिलेगी 3 पे जाएगी 4 पे इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसी तरह और ये जो सारे हैं पास्चन ब्रैकेट पीफन, ये सब जो है इंफ्रा रे में आती है, इंफ्रा रे रीजन में, ठीक है। और पास्चन का जो है N1 जो है 3 होता है, N2 जो है 4 से इन्फिनिटी, N1 इसका जो है ब्रैकेट का 4, N2 जो है क्या होगा 5 टू इन्फिनिटी। पीफन का जो N1 है वो 5 है और N2 6 टू इन्फिनिटी। और हम्प्री का N1 जो है वो 6 है, N2 क्या लेंगे 7 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस सारे कंक्लूजन जो है, ये सारे कंक्लूजन कहाँ से आए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आए। अब लेट सपोज ये N1 है, पहले ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिली और ये सेकंड पे चली गई, एनर्जी इसका खत्म हुआ, फिर से अपने N1 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी इसको हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा ई से। डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई E2 माइनस E1, ठीक है। और एनर्जी हम लोग पढ़े हैं, एनर्जी क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z² बाई, अब यहाँ पे E2 तब लेंगे जब N2 पे होगा, तो Z² बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस अब N1 पे होगा तो क्या होगा, -13.6 Z² बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो है सॉल्व करने पे क्या आएगा, -13.6 Z² N2 स्क्वायर प्लस 13.6 Z² N2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी 13.6, कॉमन ले लेंगे, Z² 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और फर्दर हम इसको अगर क्या करें, फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें ये एक जो है इक्वेशन मिलता है 1 बाई लेमडा इक्वल टू RZ², 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन निकल के क्या आई, 1 बाई लेमडा इक्वल टू RZ², 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं, क्योंकि वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। तो ये इक्वेशन आई, और ये इक्वेशन जो है किसके द्वारा दिया गया, रेडबर्ग एक साइंटिस्ट है, रेडबर्ग के द्वारा दिया गया है, क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, क्या चीज़, वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात। इसमें एक और लाइन है, जैसे मुझे अगर पूछ दे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एक और क्वेश्चन बनते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n-1/2। अब यहाँ पे n-1 क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल। तो इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो ये रही सारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात। अब हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। हेलो बच्चों, तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे थे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम लोग जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब की बात कर लिए थे। अब आता है बोर मॉडल। क्या आता है, बोर मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल बेसिकली जो है पार्टिकल नेचर के बेसिस पे, बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बोर साहब का, बोर साहब कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करता है और हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड हैव फिक्स्ड एनर्जी। जबकि रदरफोर्ड ने भी ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करता है, बट उन्होंने फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट नहीं कहा था और फिक्स्ड एनर्जी नहीं कहा था। जैसे लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, मान लो -13.6। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट पे इसको इतनी एनर्जी मिलेगी और ये इस एनर्जी होगी और इस ऑर्बिट पे मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मूव करेगा या यहाँ पे मूव करेगा, फिर ये हो सकता है यहाँ पे मूव करेगा। इसकी फिक्स एनर्जी लेवल पे ही मूव करेगा। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का था। लेकिन रदरफोर्ड कहा था बस मूव करेगा एक सर्कुलर ऑर्बिट पे, यहाँ पे भी कर सकता है, वहाँ पे एक जो है फिक्स नहीं कहा था, ठीक है। तो इसी वजह से जो है रदरफोर्ड का यहाँ पे भी ड्रॉबैक हुआ बोर्स मॉडल आने के बाद, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ठीक है। अगला पॉइंट है तो बोर्स मॉडल जो है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए वैलिड है, ठीक है। और ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ये बेस्ड है किस पे, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल
रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, इसके बेसिस पे फिजिक्स। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है नहीं तो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रेडिएट करता है किसी भी पार्टिकल ऑर्बिट पे। जब जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी जो है रेडिएट नहीं करता है। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन ए पार्टिकुलर इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट। हालांकि मैक्सवेल ने क्या कहा था कि कोई भी जो एक्सीलरेटेड पार्टिकल, किसी भी एक्सीलरेटेड पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है, और बोर्ड क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट। ये था। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा, उसी सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज सर्कुलर ऑर्बिट whose angular momentum किसके बराबर हो, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है उसी सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई इसके बराबर हो। एल क्या है, एल एंगुलर मोमेंटम, और हम लोग सब जानते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ये हुआ, कहने का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी मोमेंटम की वो या तो h/2 पाई हो, या कह सकते हैं h/पाई या h/3h/पाई 2 पाई, इस तरह से हो सकता है। सॉरी 1.5 h/2 पाई ये नहीं हो सकता, इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। जैसे अगर मान लो हम इससे मैं ड्राइव करूँ फार्मूला, लेट सपोज दिस इज एन एटम, बीच में न्यूक्लियस होगी। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व होने के लिए इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, और इस दोनों, इसमें पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर में, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2/r²। अगर हम लोग ये जान रहे हैं, इलेक्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K(Q1/Q2r²। ठीक है, तो यहाँ पे जो है mv²/r, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो Ke, और ये जो चार्ज है, एक जो इलेक्ट्रॉन है इसमें प्लस चार्ज है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होता है, मास नंबर होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना एटॉम का मास नंबर होता है, जिसको हम लोग Ze लिख सकते हैं। ठीक है, Ze/r²। ठीक है, जिसको यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला निकल के आया। और के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0r, तो mv²/r इक्वल टू के Ze², सॉरी 1, इसका वैल्यू लिख दूँ 4πε0, ये r² है, 1/4πε0r²। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को हम बोथ साइड एस्पायर करके अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, मैं करके दे रहा हूँ, m²v² NH/2 पाई, तो क्या हो जाएगा, n²h²/4π²। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे करना है, इक्वेशन 2 से, mv²/r क्या हो जाएगा, Ze²4πε0r²। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है वैल्यू आएगी n²h²4π²m(k)Z(e²) लगभग। और यहाँ पे h जो है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है। h की वैल्यू पुट करेंगे, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, इस सब की वैल्यू पुट करने पे हमें फॉर्मूला आएगा 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम। ये आपको रेडियस का फॉर्मूला निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने रेडियस का फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला, रेडियस का फॉर्मूला आया 0.529 × n²/z। n है नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, z है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 to the power -10 मीटर या 10 to the power -8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है बोर्स की थ्योरी के
बेसिस पे हम लोग उसका थ्योरी यूज करके हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 2.188 इंटू 10⁻⁶ Z/n मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, रेडियस का फॉर्मुला ड्राइव कर दिया, हर चीज़ को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन पूछने आपको कोई जा नहीं रहा एग्जाम में, बस वैल्यू पूछेगी, फॉर्मुला यूज होगा, बस फॉर्मुला देख लें, ठीक है। एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी -13.6 Z² ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर एटम, ये आपको एनर्जी की वैल्यू आएगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, रेडियस हो सकता है पूछ दे, फाइंड रेडियस, वैल्यू दे दे कि इतना, जो फर्स्ट सेल पे क्या होगी, सेकंड सेल पे, इस तरह से पूछ देगी। वेलोसिटी पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये थी ऑल अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल। हेलो बच्चों, तो हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो है बोर्स मॉडल तक देख लिया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग सब जानते हैं लाइट के बारे में। लाइट हैव डुअल नेचर, ठीक है। एक क्या है, एक वेव नेचर, लाइट के पास जो डुअल कैरेक्टर है, एक पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो यही पार्टिकल नेचर से जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसको सपोर्ट करती है, पार्टिकल नेचर को प्लैंक्स कहती है कि लाइट जो है वो वेव नेचर की नहीं है, पार्टिकल नेचर की है, ठीक है, पार्टिकल नेचर की है। अब पार्टिकल नेचर की है तो इनके कहने का मतलब यह है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है या इमिट होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, किसके थ्रू, लेट्स सपोज दिस बॉडी किसके थ्रू होती है, एक पैकेट के फॉर्म में। मतलब कहने का मतलब यह है कि एनर्जी इमिटेड या अब्सॉर्ब बाय बॉडी आर नॉट कंटिन्यूस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। और किसके फॉर्म में, इन अ पैकेट के फॉर्म में। और इस पैकेट को इन्होंने क्या कहा, क्वांटा कहा, क्या कहा, क्वांटा, ठीक है। तो इसकी थ्योरी थी एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब बाय अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूस नहीं है, क्या है, डिसकंटिन्यूस है, बट डिसकंटिन्यूस इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और इस पैकेट्स को इन्होंने क्या कहा, क्वांटा कहा। और लाइट के केस में हम लोग इसको कहते हैं फोटोन, इसी पैकेट को हम लोग फोटोन कहते हैं, अदरवाइज इसको इन्होंने क्या कहा, क्वांटा कहा। बट वेव नेचर में क्या होता है, लाइट जो है, लाइट क्या है, एक कंटिन्यूस फॉर्म में आता है, वेव के फॉर्म में कंटिन्यूस फॉर्म होता है, ठीक है। तो वेव के हिसाब से, वेव नेचर के हिसाब से एनर्जी जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है वेव नेचर में, ठीक है। अब जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी उस एनर्जी की वैल्यू इन्होंने प्लैंक्स ने दिया E=h, क्या दिया, E=h। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब मैं वेव नेचर की बात करूँ तो वेव नेचर के हिसाब से लाइट जो है वो वेव है, और वेव है तो कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, पहला तो यह है कि ये जो है ट्रैवल करती है लाइट की स्पीड से, किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, नो एनी मीडियम नीडेड, ठीक है। तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स भी होती है, और दोनों जो है क्या होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और क्या होते हैं, ट्रेवल्स एट राइट एंगल 90 डिग्री पे, ट्रेवल्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट जो है पार्टिकल नेचर की होती है, और पार्टिकल नेचर की है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। इस पैकेट को उन्होंने क्या कहा था, क्वांटा कहा था। अगर लाइट वेव नेचर की है तो हमने देखा किस वेव की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल होती है, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और सब जो है राइट परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर्स के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है, लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को, अपर मोस्ट पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेस्ट। अपर मोस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। लोअर मोस्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रफ, ठीक है। लोअर मोस्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रफ, ठीक है। और दो क्रेस्ट के बीच में हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैम्डा।
अब एम्पलीट्यूड क्या होता है इसमें, हाइट ऑफ क्रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट या हाइट ऑफ ट्रफ, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ये थी वेवलेंथ दो क्रेस्ट के बीच में। एम्पलीट्यूड क्या होती है, हाइट ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ लेमडा, ठीक है। इसको हम लोग न्यू बार से डिनोट करते हैं, किससे, न्यू बार से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 by टाइम पीरियड, इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड, जस्ट इसका अपोजिट, टाइम पीरियड इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, लेमडा बाय टाइम पीरियड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इंटू लेमडा न्यू, 1 by टाइम पीरियड क्या होता है, न्यू, यहाँ से क्या आएगा, सी इक्वल टू लेमडा न्यू। यह फॉर्मूला वेव नंबर निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी, वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड सब बता दिया, ठीक है। इस सब चीज़ को कंसीडर करते हुए बोर ने, इसी सब चीज़ को कंसीडर करते हुए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। हेलो बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल्स मानती है, पार्टिकल नेचर का मानती है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर शो करती है। तो इसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली थ्योरी। तो डी ब्रॉगली जो है, सबसे पहले ये जानो कि इलेक्ट्रॉन को का डुअल नेचर मानता है, डुअल नेचर। हालांकि प्लैंक्स ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर माना था, पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा, जब सारी दुनिया वेव मान रहा है तो प्लैंक्स जो है इलेक्ट्रॉन का क्या मान रहा है, पार्टिकल नेचर। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक एजम्पशन लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर तो है ही, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर तो शो कर ही रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो कर सकता है। तो इन्होंने एक एजम्पशन लिया, इसका कोई प्रूफ एविडेंस नहीं था, बस इन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और इसकी स्पीड जो है क्या होती है, स्मॉल होती है, और इसकी स्पीड जो है वो लगभग 2.8, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो ये क्या है, ये वेव, जाहिर सी बात है, लाइट क्या है, वेव है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर तो है ही, वेव नेचर भी है। ये किसका कहना था, डी ब्रॉगली का कहना था। लाइट जो है पार्टिकल नेचर तो है ही, ये वेव नेचर भी है, ठीक है। आफ्टर दैट ये सिर्फ इसका मानना था। इसके बाद जो है डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ, और इसमें ये प्रूव किया गया कि लाइट, इलेक्ट्रॉन है शो डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या शो करता है, डुअल नेचर, ठीक है। तो फाइनली डी ब्रॉगली की बात सही हुई। हालांकि इसका सिर्फ मानना था, एजम्पशन था, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या शो हुआ कि लाइट है डुअल नेचर, ठीक है। अब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो क्या होगा, लेट सपोज अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इसके पास मास होगी, कुछ वेलोसिटी होगी। अगर वेव है तो इसके पास क्या होगी, वेवलेंथ होगी, लेमडा होगी। तो यहाँ से हम लोग लेमडा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेमडा का फॉर्मूला इन्होंने दिया h/mv। एच क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो उसके पास मास होगी, वेलोसिटी होगी, अगर वेव है तो लेमडा होगी, वेवलेंथ होगी। तो इससे हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं, h/mv, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, लेट सपोज E = mc²। ये किसके द्वारा दिया है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, E = mc²। और प्लैंक्स के अकॉर्डिंग E = h न्यू या hc/λ बाई प्लैंक्स। तो यहाँ अगर मैं पुट करूँ hc/λ = mc², ठीक है। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको लेमडा इक्वल टू आ जाएगा h/p, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूला को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग किसमें लिखें, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम लोग बोथ साइड मास से मल्टीप्लाई कर दें और ये दो को इधर ले आए तो 2m/ke = क्या हो जाएगा, mv² m² और v²। और mv यहाँ स्क्वायर को हटाए तो यहाँ रूट आ जाएगा, 2m/ke mv। और mv क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, mv। तो यहाँ से मोमेंटम आया √2m/ke। और वेवलेंथ फॉर्मूला क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/p। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा = h/p की जगह ये लिख सकते हैं √2m/ke काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो ये लेमडा हमें वेवलेंथ आ गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या था, लेमडा = h/p h/2m/ke, ठीक है। इफ अगर चार्ज पार्टिकल
इज एक्सिलरेटेड बाय अप्लाइंग वोल्टेज। अगर वोल्टेज देकर चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सिलरेट किया जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Q चार्ज पार्टिकल इनटू वोल्टेज। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेमडा अपन h अंडर रूट 2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह ये पुट कर सकते हैं KQV। तो ये फॉर्मूला आया। इस ये चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सिलरेट कराएं तो फॉर्मूला आ जाएगा वेवलेंथ h बाय अंडर रूट 2m QV। तो क्या क्या फॉर्मूला आया, h बाय p, h बाय अंडर रूट 2m KE अंडर रूट 2m QV। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये थी ऑल अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हेलो बच्चों, तो हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या क्या देखा था, जे थॉमसन मॉडल देख लिया था, रदरफोर्ड मॉडल देख लिया था, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, फिर उसके बाद जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देख लिया था। अब जो है हम लोग देखेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेनिटी क्या किसको कहते हैं, अनसर्टेनिटी ये एक रेंज होता है, वो रेंज जिसमें एक्चुअल वैल्यू जो है लाई करती है। क्या होता है, रेंज इन विच एक्चुअल वैल्यू लाई। और हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है या किसी भी मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स का हम लोग साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि किसी भी एनी स्मॉल मूविंग पार्टिकल का जो हम लोग साइमल्टेनियसली एक साथ जो है एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी मेजर। बट हम लोग बोर्स थ्योरी पढ़े हैं, और बोर्स में हम लोग रेडियस निकाले थे, वेलोसिटी निकाले थे, और एनर्जी निकाले थे। तो बोर्स ने वहाँ पे एग्जैक्ट जो है मोमेंटम, एग्जैक्ट जो है वेलोसिटी निकाल दिया था, जो कि हेजनबर्ग ने क्या कहा कि साइमल्टेनियसली हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बोर्स मॉडल का ये ड्रॉबैक हुआ, कह सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज अगर हम मान लें कि मेजरमेंट करने में, पोजीशन का मेजरमेंट करने में एरर इन मेजरमेंट इन पोजीशन डेल्टा एक्स है, लेट सपोज, और एरर इन मोमेंटम जो है डेल्टा पी है। तो इन्होंने क्या कहा हेजनबर्ग ने कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होगा वो या तो इसके बराबर होगा या इसके कम होगा, किसके, 4/h/4 के। ये क्या कहा हेजनबर्ग, किसने कहा, हेजनबर्ग ने। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डेल्टा एक्स, और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास डेल्टा वी या तो बराबर होगा या छोटा होगा किसके, h/4πm के। ठीक है, ये किसने कहा था, हेजनबर्ग ने। ठीक है, तो ये थी हेजनबर्ग की प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। हेलो बच्चों, तो अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। इससे पहले हम लोग पढ़े थे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो बोर्स का ड्रॉबैक क्या था, इसका पहला ड्रॉबैक था और बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये जो था सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए ही वैलिड था, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, या हाइड्रोजन हीलियम प्लस या लिथियम +2, इस सब के लिए ही सिर्फ वैलिड था। दूसरा जो ड्रॉबैक था बोर्स का, ये था कि बोर्स कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है बिहेव्स लाइक पार्टिकल, जबकि ये बात बाद में गलत साबित हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, डुअल कैरेक्टर शो करता। किसने कहा था, डी ब्रॉगली। यह हाइपोथेसिस थी डी ब्रॉगली का, बाद में प्रूफ जो है वो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया गया था, जर्मन और डेविसन के दोनों ने किया था। ठीक है, अगला जो ड्रॉबैक था वो था वेलोसिटी और लोकेशन जो है एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दिया था। क्या था, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दिया था। जबकि हेजनबर्ग ने क्या कहा, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में वेलोसिटी और लोकेशन जो है हम लोग, या मोमेंटम जो है हम लोग साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते हैं, उसका रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बोर्स ने वेलोसिटी और लोकेशन को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दिया था, जबकि हेजनबर्ग ने इसको डिस्प्रूव किया। ठीक है, तीसरा जो ड्रॉबैक था वो था इन्होंने जीमन और
स्टार्क इफेक्ट को, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ठीक है, ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? जीमन इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको जो है बोर्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा जो था स्टार्क इफेक्ट, ये क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो अगला ड्रॉबैक था, ये जो है फाइन स्पेक्ट्रल लाइन जो बन रहे थे उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डिड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो ये थी ड्रॉबैक ऑफ रदर बोर्स। ठीक है, हेलो बच्चों, तो हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्वांटम नंबर बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताता है। 2 ऑफ 10, इसको क्यों पढ़ते हैं? 2 ऑफ 10 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई एड्रेस पूछे कि फला आदमी जो है वो कहाँ रहता है, तो हम कहेंगे कि बिल्डिंग का नाम बताएंगे, उसका जो है फ्लोर का नाम बताएंगे, फ्लैट का नाम बताएंगे, फाइनली इस तरह से हम लोग एड्रेस बताते हैं। ठीक उसी तरह अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? एटम में होगा। एटम के मान लो कि किसी के सेल में होगा या एल सेल में होगा या एम सेल में होगा, शेल में, या इसको हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। या उसके बाद बोलेगा उस शेल के सेल के किस सब सेल पे है। ठीक है, इसको हम लोग सब ऑर्बिट भी कहते हैं। और फाइनली ऑर्बिटल में होते हैं। तो ऑर्बिटल किसे कहते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑर्बिटल में होता है। जैसे हम लोग अगर इसको समझने के लिए एटम को हाउस मान लेते हैं। क्या मान लें? हाउस। शेल को हम लोग मान लें फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। जैसे मैंने किसी को बता दिया कि वो जो है फला हाउस में है, तो उस हाउस के किस फ्लोर पे है। ठीक है, अब फ्लोर पता चल गया तो किस फ्लैट में है, तो सब सेल को हम लोग फ्लैट समझ लें, और फ्लैट के उसको ऑर्बिटल को हम लोग समझ लें रूम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, अब जो है क्वांटम नंबर जो है हमारे पास बेसिकली 4 क्वांटम नंबर है। हम लोग चारों क्वांटम नंबर्स का जो है लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, और ये जो है बोर ने दिया था, गिवन बाय बोर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या पता चलता है? ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे हमें अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर पता चल गया तो हमें नेम पता चल जाएगा। अगर पता चल गया कि फर्स्ट सेल में पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा। अगर एन की वैल्यू पता चल गई, फर्स्ट है या सेकंड है, तो उससे हम लोग पता कर लेंगे कि वो के सेल में होगा या एल सेल में होगा। ठीक है, या एम सेल में होगा। दूसरा जो है साइज पता कर सकते हैं, एनर्जी पता कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ शेल। क्यों? देखो एन से अगर एन पता चल गया तो उससे हम लोग नाम पता चल जाएगा। एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो के सेल में होगी, 2 होगी तो एल सेल में होगी, और 3 होगी तो एम सेल में होगी। ठीक है, नेम पता चल जाएगा। साइज कैसे पता चलेगा? रेडियस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 0.529, ये कहाँ से आया था? बोर्स एटॉमिक मॉडल से, बाई जेड। तो एन की वैल्यू अगर पता चल गई तो रेडियस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एनर्जी पता कर सकते हैं, एन की वैल्यू मिल गई तो। क्यों? एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग बोर्ड मॉडल में देखे थे, क्या है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एन की वैल्यू पता चल जाएगी तो एनर्जी पता चल जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि एन की वैल्यू पता चल गई तो नाम पता चल जाएगा, साइज पता चल जाएगा, एनर्जी ऑफ द सेल पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट क्या है? ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम, और इसकी क्या वैल्यू होती है? mvr। ये फार्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2 पाई। mvr इक्वल टू nh/2 पाई। अगर मुझे किसी शेल में अगर पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर आपको बोल दिया जाए कि एल सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला है हमारे पास 2n स्क्वायर। इससे क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल।
शेल, ठीक है। इससे हम लोग को जो है क्या पता चल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रख सकते हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी, के सेल मतलब n बराबर 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब के सेल में हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे एल सेल में कितना रखेंगे, तो एल की वैल्यू क्या होती है, 2, n इक्वल टू 2, 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 जा 8, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इससे हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितना रख सकते हैं इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर की बात करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये किसने दिया था, सोमरफील्ड ने, सोमरफील्ड, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये किसको बताता है, सब शेल या ऑर्बिटल। अगर आपसे पूछा जाए कि एल की वैल्यू 0 होगी तो सबसेल क्या होगा, तो सबसेल होगी एस। एल की वैल्यू 1 होगी तो सबसेल होगा पी। एल की वैल्यू 2 होगी तो डी। इसी तरह एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ, ठीक है। तो ये सबसेल को बताती है, ठीक है। और दूसरा जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। किसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई, ठीक है। ये एच बाई 2 पाई को हम लोग हैश भी कहते हैं, एच बाई 2 पाई इक्वल टू हैश कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हैश। और ये जो है एनर्जी ऑफ द सेल को भी रिप्रेजेंट करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है एनर्जी ऑफ द सेल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मान लो n की वैल्यू सेम है, इफ n वैल्यू सेम, ठीक है, तो एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो इस तरह से आएगा, एस पी उसके बाद डी, सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ में, एफ सबसेल में, ठीक है। अगर n की वैल्यू डिफरेंट है, इफ n वैल्यू डिफरेंट, तो एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा, अगर 1s एस में देखूँ तो 1s 2s 3s इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी, 4s 5s, डी में तो 3d 4d 5d, ठीक है। इसी तरह 6d, पी में 4p, ये बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये थी एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद, ठीक है। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किसने दिया था, ये दिया था लिंडे। और इससे जो है हम लोग शेप या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का शेप और ओरिएंटेशन पता चलता है, किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हम लोग सब शेल को फर्दर जो है ऑर्बिटल में डिवाइड किए। कहाँ डिवाइड किए, सब डिवाइडेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जो है किस में डिवाइड किया, ऑर्बिटल में। किसको, सब शेल को। लिंडे ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया था और इसी से पता चला था, ये जो है लिंडे ने ही एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देने के बाद स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट को, जो हमने ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल में पढ़ा था। बोर्स ने इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्टार्क इफेक्ट को और जीमैन इफेक्ट को। स्टार्क क्या था, इन्फ्लुएंस, ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, और जीमैन था स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो m की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हम लोग -L2 + L इंक्लूडिंग 0 यहाँ से निकालते हैं, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। ये थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा क्वांटम नंबर है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे हम लोग S से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था स्पिन क्वांटम नंबर, ये दिया था गॉड स्मिथ एंड एलन बैक, ठीक है। ये क्या बताता है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। क्लॉकवाइज के लिए अप स्पिन, डायरेक्शन क्या होगा, एप स्पिन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए डाउन स्पिन, ठीक है। जैसे ये ऑर्बिटल है, तो इसमें जो है एक अप स्पिन, अपोजिट, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में, एक दोनों जो होना चाहिए वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, ठीक है। ये हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है, ठीक है। इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है, स्पिन एंगुलर
मोमेंटम वो कुछ इतना आता है अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन h/2 क्या एस, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है तो अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ये नहीं, ऐसे नहीं फिल कर सकते, ये गलत है। ठीक है, ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये थी ऑल अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रूल्स ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हेलो बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की सीरीज देख रहे थे। इसमें जो है हम लोग लास्ट लेक्चर देख लिया था क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे करते हैं, रूल्स ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बेसिकली 3 साइंटिस्ट हैं, 3 रूल है। पहला जो प्रिंसिपल है वो है अफवो प्रिंसिपल। अफवो साहब ने हमें बताया कि कैसे जो है रूल्स इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं। इसको हम लोग N+L रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली क्या बताता है, एनर्जी सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सबसेल, एनर्जी सीक्वेंस बताता है। ठीक है, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं हम लोग, किसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर किसमें करेंगे, ये इसका एक जो है अफवो ने रूल बताया था। क्या रूल है कि हम लोग N+L चेक करेंगे, N+L। ठीक है, N+L अगर लोअर है, जिसका लोएस्ट N+L वैल्यू को हम लोग पहले फिल करेंगे, फिल फर्स्ट। ठीक है, और अगर इन केस N+L वैल्यू सेम आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि N की वैल्यू अगर कम है, N वैल्यू कम है, लोएस्ट है, तो हम लोग जो है उसको पहले फिल करेंगे, फिल फर्स्ट। पहले तो N+L वैल्यू देखेंगे, अगर N+L वैल्यू सेम पाया जा रहा है तो N की वैल्यू देखेंगे सिर्फ, तो N कम, उसको हम लोग एनर्जी कम होगी जो है, तो इसलिए उसको हम लोग पहले फिल करेंगे। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 Z²/N²। ठीक है, तो N की वैल्यू कम होगी तो ये एनर्जी ज़्यादा होगी, नहीं, एनर्जी भी कम होगी। यहाँ पे इन्वर्सली है लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो N की वैल्यू कम तो एनर्जी भी कम आएगी। ठीक है, N की वैल्यू कम तो एनर्जी कम, तो एनर्जी कम तो उसको पहले फिल करेंगे, कम एनर्जी वाले सबसेल को पहले फिल करेंगे, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली। अब इसमें जो है अफवो ने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट्स का। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग जो है लेट्स सपोज दिस इज 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ये अफवो ने बताया था। 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसको पहले फिल करेंगे, किसको पहले उसके बाद किसको क्या करेंगे, तो ये इसके हिसाब से होगा। ये जो है अफवो ने बताया था कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से चलेंगे और जो रास्ते में आएगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे यहाँ पे नहीं आएंगे, फिर बीच से जाएंगे इस तरह से, बीच में कुछ नहीं है, फिर यहाँ से इंटर करेंगे और फिर क्या आएगा 2s, फिर इसी तरह, फिर बीच से जाएंगे, ऐसे इसी तरह चलता रहेगा, जो आएगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझूँ, सोडियम का लेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ से चलेंगे, पहले क्या लिखेंगे 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चलेंगे ऐसे, फिर क्या आएगा 2s, s में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिखेंगे। फिर ऐसे चलेंगे, फिर क्या आएगा 2p, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कितना आया 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके बाद टोटल कितना है 11। तो उसके बाद 2p के बाद क्या आएगा 3s में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या हुआ 2 2 4 6 10 2 12, तो यहाँ पे 12 ज़्यादा हो गया था, हमारे पास कितना 11, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, मैक्सिमम 2 रख सकते हैं इस पर, लेकिन हमारे पास तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है पूरा, तो हम लोग जो है यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये सोडियम का Na होता है। ठीक है, तो ये जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का था। दूसरा एग्जांपल ले ले, इस तरह जो हम लोग सबको करेंगे, यहाँ से चलेंगे, जो आएगा रास्ते पे उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग आर्गन का देखते हैं, आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर 18, तो इसका करें 1s2 2s2, फिर आएगा 2p6 फिर 3s2, फिर आएगा यहाँ आएगा 3p6, कितना हुआ 2 2 4 6 10 12 6 18 हो गया। तो ये जो है इसका आर्गन का कितना 18 है, तो 18 हो गया। तो ये है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, सब सारे एलिमेंट्स का। स्कैंडियम का देखते हैं, स्कैंडियम है, लेट्स सपोज इसका एटॉमिक नंबर है 21, इसको कैसे करेंगे, फिर इसी तरह यहाँ से चलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4s 3d 4 5 5 6 3 4d, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हुआ 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20, फिर 4s2 के बाद क्या आएगा 3d
3D। डी में हम लोग मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ तक 20 पुड़ गया, तो क्या एक बचा तो एक रखेंगे। तो ये है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जहाँ पे अबव प्रिंसिपल काम नहीं करते हैं, ठीक है। उसको अब हम लोग देखते हैं। तो ये अबव प्रिंसिपल जो है ये कुछ एलिमेंट्स पे नहीं यूज होते हैं, मतलब लागू नहीं होते हैं, जैसे वहाँ पे गलत हो जाते हैं। जैसे एक्सेप्शन है, जैसे क्रोमियम में हम लोग देख लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। तो इसका जो है अबव के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसा क्यों होता है, तो देखो जैसे 4s है, तो यहाँ पे मैं s ऑर्बिटल लिखूँ, तो s ऑर्बिटल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 को इस तरह से फिल करेंगे, ठीक है। ये d ऑर्बिटल है, d में बना लूँ यहाँ पे, तो d में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 फिल कर दूँ 4। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी की बात होती है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा याद रखना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल पाया जाता है, हमेशा जो है स्टेबल पाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है टोटल कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ का मैं 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उठाकर रख दूँ तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी के चक्कर में क्या होता है, एस का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, इसका हाफ फिल पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल में बनाऊँ तो एस में 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखें, और डी में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाफ फिल्ड के लिए, क्योंकि हाफ फिल्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये है स्टेबिलिटी की वजह से जो है ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अव्वा वाली जो है गलत हो जाती है। दूसरा इसी तरह का एग्जांपल है, कॉपर में ले लूँ। अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 29, इसका अगर करूँ अव्वा के हिसाब से तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, लेकिन ये गलत। तो इसका है क्या, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2, यहाँ भी वही चक्कर है 2p6 3s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, सॉरी 4s1, यहाँ पे भी वही है 4s, एस ऑर्बिटल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑफ वर्क के हिसाब से, और डी में कितना आया 9 हुआ, ये था ऑफ वर्क के हिसाब से। तो 9 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अगर 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फुल फिल हो जाएगा। और यहाँ मैंने कहा हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल जो है स्टेबल ज़्यादा होता है। तो अगर मैं एस का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जम करा दूँ डी ऑर्बिटल में तो ये फुलफिल हो जाएगा और ये स्टेबल होता है। तो इस स्टेबिलिटी के चक्कर में एस जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है डी इलेक्ट्रॉन में जंप कर जाता है और इसको फुलफिल कर देता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाता है और वो वाली जो है गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन थी, ठीक है। दूसरा जो था, दूसरा रूल क्या है, होन्स रूल है। क्या है, अव्वा के बाद जो है दूसरा रूल है होन्स रूल, ठीक है। होन्स रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू होन्स रूल इलेक्ट्रॉन का जो है ऑर्बिटल के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देंगे। मतलब क्या मतलब हुआ कि विथ अ पैरेलल स्पिन, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू होन्स इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल इन सच अ वे, इस तरह से उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेयरिंग करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर अगर समझो, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 2p में हम लोग मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है 4 रखेंगे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन से 2 2 4 तो हो गया, 4 और यहाँ फिल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये क्या कहा, जैसे p है, p का अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊँ, p में 3 ऑर्बिटल होता है, तो इसमें अगर मैं फिल करूँ तो ये हुन्स कहता है कि पहले जो है हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहले हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मैक्सिमम जो है सिंगल भरेंगे, मतलब कि पैरेलल। उसके बाद हम लोग पेयरिंग करेंगे, पहले जो है हम लोग पूरा फिल करेंगे पैरेलल स्पिन से, उसके बाद हम लोग फिल करेंगे। ये होन्स रूल ये कहती है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ये p ऑर्बिटल है, ये है और 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है, तो ऐसे लिए और ऐसे कर दिए, ये गलत है। होन्स रूल ये कह रहा है कि पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन जो है पैरेलली हम लोग फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। पहले एक इसमें देंगे, फिर इसमें, उसके बाद जो है 3 हो गया, हमारे पास 4 है, एक और फिल करना है, तो उसके बाद पेयरिंग करेंगे। अगर 5 होता तो फिर देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पहले कर दिए,
दो यहाँ हो गया और दो यहाँ हो गया, 4 हो गया और ये खा लिया। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है, हम इसलिए ये कहती है, ठीक है। उसके बाद अगला रूल हम लोग पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो लास्ट जो है तीसरा जो है यह है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कांट बी सेम। मतलब सारे हम लोग जो है चारों क्वांटम नंबर पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में, तो ये कह रहा है कि चारों क्वांटम नंबर जो है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं होगा। क्या कह रहा है? ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कांट बी सेम, ठीक है। ये कह रहा है पॉली एक्सक्लूजन। और एक ऑर्बिटल में पॉली क्या कह रहा है कि एक ऑर्बिटल में हम लोग जो है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 ही रख सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये नहीं कि ऐसे लिए और 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये सही है, ठीक है। ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। ये थी रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हेलो बच्चों, तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का जो है लास्ट लेक्चर देख लिया था, रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो है हम लोग और कुछ ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होता है, कितने तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बार जो है ऑर्बिटल हुए हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑर्बिटल्स का जो है कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, ऑर्बिटल्स को पहचान लेते हैं। ऑर्बिटल बेसिकली होता क्या है? ऑर्बिटल जो है वो 3D स्पेस है जहाँ पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum, ठीक है। हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ढूंढूं एटम में तो कहाँ मिलेगा, वो मैंने समझा दिया था। एटम को हाउस मान लो, उसके बाद सब शेल, उसके बाद सब शेल था, उसके बाद जो है ऑर्बिटल था। तो इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ होते हैं? एटम के अंदर में, एटम के शेल के सब शेल में, उसके सब शेल के ऑर्बिटल में होता है। तो इसलिए मैंने कहा ऑर्बिटल वो 3D स्पेस है जहाँ पे न्यूक्लियस के चारों बगल, जहाँ पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अब जो है ऑर्बिटल जो है एस होते हैं, पी डी एफ, ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अगर मान लो एस की बात करूँ, एस सब शेल है, एस जो है, एस का शेप है एस्फेरिकल। एस का शेप क्या होता है? एस्फेरिकल होता है। एस सब शेल का जो है क्या होता है? शेप एस्फेरिकल है, एस्फेरिकल इस तरह, ठीक है। और ये जो है नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि शेप जो है एस्फेरिकल है, तो ये जो है नॉन डायरेक्शनल इसे कहते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। पी की बात करूं अगर, तो पी का शेप है डम्बेल। क्या होता है? डम्बेल। डम्बेल जो है कुछ इस तरह से होते हैं इसका शेप, ठीक है। और ये जो है डायरेक्शनल होते हैं, तो क्या होगा? पी एक्स में होगी, इसके लोग जो है एक्स में होंगे, वाई में भी होंगे, जेड में होंगे, जेड एक्सिस पे, ठीक है। और डी की बात करूँ अगर, तो डी का जो शेप है डबल डम्बल, ठीक है। इसका कुछ इस तरह से डबल डम्बल, ये डम्बल है, इसको डबल कर दो, डबल डम्बल, ठीक है। ये भी डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। और एफ का जो है कॉम्प्लेक्स ये होते हैं, शेप होते हैं, ठीक है। तो ये थी एस, पी, डी और एफ। डी की अगर मैं बात करूं, डी ऑर्बिटल्स, डी जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स और 2t जी ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल जो है 2 होते हैं, ईजी और 2t जी ऑर्बिटल, ठीक है। ईजी ऑर्बिटल्स उसे कहते हैं जिसका लोब जो है एक्सिस पे लाई करता हो, लोब्स लाई अलोंग एक्सिस, ठीक है। और T2G ऑर्बिटल का जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन एक्सिस, कहाँ लाई करते हैं? बिटवीन एक्सिस, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, लोब्स ईजी ऑर्बिटल की, लोब्स लाई अलोंग एक्सिस, जैसे इस तरह से होंगे, इसके जो लोब होंगे इस तरह से होंगे, एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे, एक्स ऑर्बिटल है और वाई ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और 2 तरह के होते हैं, जेड एक्सिस, दोनों लोग जो है वो अगर जेड ही एक्सिस पे हो तो इस तरह के हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं डी जेड स्क्वायर,
ठीक है। तो ये दो तरह के हैं जहाँ पे लोब जो है वो एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है। अब मैं T2G ऑर्बिटल्स को देखूं जिसका लोब कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस, जैसे इस तरह से एक्सिस के बीच में हो, एक यहाँ हो, यहाँ हो, इसको कहते हैं डी एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें भी दो तरह के होते हैं। अगर जेड और वाई एक्सिस के बीच में हो, ये मान लो वाई है या जेड है, तो इसको कहेंगे डी जेड वाई, इसको कहेंगे डी जेड वाई। ठीक है। अब आगे मैं बात करूँ नोड्स की, तो ये थी ऑर्बिटल्स की शेप। ठीक है। और इसमें जो है एस जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं, पी जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, और डी जो है ये भी डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करें ऑर्बिटल्स के अंदर में नोड्स। ठीक है। नोड्स देखेंगे। ठीक है। नोड क्या होता है? नोड जो है इसे कह सकते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ ऑर्बिटल, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में हमने क्या कहा था, 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो यही नोड में जो है इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, इसलिए मैंने बोला ऑर्बिटल का अपोजिट कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मिनिमम। ठीक है। नोड जो है ऑर्बिटल्स के अंदर में दो टाइप के होते हैं, रेडियल नोड, रेडियल नोड, इसे हम लोग नोडल सरफेस भी कहते हैं, और दूसरा है एंगुलर नोड। ठीक है। इसको नोडल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है। और अगर टोटल नोड्स की बात बोले, अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें टोटल नोड्स कितने हैं, टोटल नोड्स तो वो होते हैं रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड को निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। ठीक है। और एंगुलर नोड को निकालने का फॉर्मूला होता है एल, एल की वैल्यू जितनी होगी उतना एंगुलर नोड होगी। टोटल नंबर ऑफ नोड पूछे तो एंगुलर रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, तो n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो प्लस एल माइनस एल कैंसिल, तो किससे आएगा n माइनस वन, इससे जो है टोटल नोड निकल जाएगा। ठीक है। अब मैं s की बात करूँ, s ऑर्बिटल्स की, s ऑर्बिटल्स की, तो s का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो अगर मैं ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, ये फील है पूरा। ठीक है। ये s ऑर्बिटल है। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 1s, 1s है। और इसमें आपसे पूछे बताए ये नंबर ऑफ रेडियल नोड बताए, क्या पूछेगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास n माइनस एल माइनस वन, और इसकी वैल्यू n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है 1s में 1, और l की वैल्यू n माइनस एल माइनस वन, एल की वैल्यू कितना है s, s है मतलब l की वैल्यू जीरो। मैंने पहले बात किया हूँ किसमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर में। ठीक है। एल की वैल्यू s ऑर्बिटल्स है तो एल की वैल्यू जीरो आएगी, तो माइनस जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब इसके अंदर जो रेडियल नोड है 1s के अंदर में जीरो है। ठीक है। अगर 2s ले लूँ, 2s, ठीक है, 2s में अगर देखो दिस इज न्यूक्लियस, 2s में तो 2s में तो ये जो सरफेस होता है इसको हम लोग ये एक्स एक्सिस मान लो, दिस इज वाई एक्सिस। अगर ये है 2s, इसमें अगर हम नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालें तो n माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू s है जीरो माइनस वन, क्या आ जाएगा 1। तो मतलब इसके अंदर जो रेडियल नोड होगा या कह सकते हैं नोडल सरफेस, एक नोडल सरफेस आया, कितना, एक नोडल सरफेस, और वो कहाँ होगा 2s में, ये 2s है, तो ये वाला जो सरफेस है इसको हम लोग कहते हैं नोडल सरफेस, ये जो व्हाइट वाला है। इसी तरह 3s में देखें तो 3s में अगर देखें तो ये इस तरह से होगा, 3s में देखें। ठीक है। ये 3s, इसमें अगर आपसे पूछे रेडियल नोड बताए कितना होता है 3s में, तो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे, n कितना है 3, एल एस जीरो माइनस वन, 3 माइनस वन कितना होगा 2। तो इसके अंदर दो रेडियल नोड हो गया, वो कहाँ कहाँ होगा, एक ये होगा ये वाला व्हाइट सरफेस, और एक ये वाला, ये क्या है रेडियल नोड या नोडल सरफेस, सरफेस। ठीक है। अब ये थी s ऑर्बिटल्स के अंदर में। अब p ऑर्बिटल्स के अंदर में देखूँ, p ऑर्बिटल्स के अंदर में ये जो है डायरेक्शनल होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैं एक ही साथ इसी में दिखा देता हूँ। ये मान लो कि ये 2p है, 2p एक्स पे दिखा रहा हूँ तो 2p एक्स होगा। p ऑर्बिटल जो डायरेक्शनल होते हैं px py pz, तो मैं एक्स में दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ये है 2p 3p 4p 4p। इसमें अगर पूछे नंबर ऑफ रेडियल नोड बताया या एंगुलर नोड बताया, तो इसमें निकालेंगे फॉर्मूला से नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड किससे, n माइनस एल माइनस वन से। नंबर ऑफ एंगुलर नोड पूछे तो इसे निकालेंगे किससे, एल वैल्यू से। ठीक है। टोटल नोड पूछे, टोटल तो n माइनस वन, इससे निकालेंगे। और यहाँ पे जो रेडियल नोड होगी ये वाली सरफेस होगी, ये जो व्हाइट वाली है ये वाली, इसी को कहते हैं नोडल सरफेस।
ठीक है। डी ऑर्बिटल्स के अंदर में क्या करेंगे, हाँ ये तो थी नोडल सरफेस। अगर मैं एंगुलर इस ये क्या नाम है नंबर ऑफ एंगुलर नोड की बात करें और या नोडल प्लेन, एस ऑर्बिटल में हमने बात नहीं किया, एस ऑर्बिटल में सिर्फ नोडल सरफेस के बारे में बताया या रेडियल नोड के बारे में, ठीक है। अगर एंगुलर नोड निकालना हो तो इसमें जो है एंगुलर नोड कैसे निकालेंगे, एल से, और एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जीरो मतलब कि एस ऑर्बिटल्स में जो है एंगुलर नोड नहीं होता, जीरो होता है। पी ऑर्बिटल में होता है, और कैसे कहाँ होता है, नोडल प्लेन इस तरह से होगा। फॉर्मूला से तो निकाल लेंगे एल वैल्यू से, ठीक है। और होगा कहाँ, जैसे पी एक्स की अगर मैं बात करूँ, पी एक्स की, तो इसके जो लोब होंगे कहाँ होंगे, एक्स पे, इसके लोब होंगे एक्स एक्सिस पे, एक्स वाई है, एक्स एक्सिस पे लोब होगा पी एक्स में। और नोडल प्लेन कहाँ होगा, नोडल प्लेन जो होगा, अगर ये एक्स पे लोब है, जिसका नोडल प्लेन जो है वाई जेड में होगा, कुछ इस तरीके से, इसका नोडल प्लेन कहाँ आएगा, वाई जेड में, वाई जेड में जो है, वाई जेड प्लेन में जो है इसका नोडल प्लेन दिखेगा, ठीक है। अगर पी वाई है तो इसके लोब कहाँ होंगे, वाई एक्सिस पे, इसके लोब होंगे वाई एक्सिस पे। और इसका जो नोडल प्लेन आएगा, एंगुलर नोडल प्लेन कह सकते हैं, ये अगर वाई एक्सिस पे है तो इसका आएगा एक्स जेड पे, एक्स जेड प्लेन में आएगा, कुछ इस तरीके से। इसी तरह पी जेड के अंदर में देखें तो इसका जो लोब होगा वो कहाँ होगा, जेड एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस यहाँ होता है। और इसका जो नोडल प्लेन आएगा वो एक्स वाई प्लेन में आएगा, क्योंकि इसका लोब कहाँ है, जेड प्लेन, जेड एक्सिस में, तो लोब आएगा एक्स वाई प्लेन में, कुछ इस तरीके से। तो इसे हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला है, हम निकाल सकते हैं, मैं हम समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दिए इसको। अब डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डम्बल, कुछ इस तरीके से, एक ही में दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये है क्या है, 3D XY, यह 4D XY, यह 5D XY, ठीक है। तो ये जो है, ये सरफेस, ये व्हाइट वाला सरफेस, ये है नोडल सरफेस। और इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, n माइनस वाई एल माइनस वन। नोडल प्लेन अगर निकालना हो डी ऑर्बिटल में तो वही एल, टोटल नोड n माइनस वन, तो वो फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ये थी नोडल सरफेस। नोडल प्लेन कहाँ होगा, नोडल प्लेन अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी एक्स वाई में अगर उसका लोब हो तो इसका जो नोडल प्लेन आएगा वो एक्स जेड में आएगा, और वाई जेड में नोडल प्लेन होगा, कहाँ होगा, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स हम देख लिए थे कितने टाइप के, EG 2TG। अगर इसका जो है लोब अगर डी एक्स वाई में है तो नोडल प्लेन आएगा एक्स वाई एंड जेड वाई में, ठीक है। अगर लोब इसका जेड वाई में है तो जेड एक्स में आएगा और वाई जेड में नोडल प्लेन होंगे। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में है तो इसका जो ये नोडल प्लेन होगा वो जेड में आएगा, सिर्फ जेड प्लेन में होगा। और डी जेड स्क्वायर वाला जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें जो है नोडल प्लेन नहीं होता, नोडल प्लेन नहीं होते, ठीक है, जीरो। तो ये थी ऑर्बिटल्स की कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए चैप्टर के साथ।